इंडिया पाकिस्तान की जंग में किसकी जीत हुई? बालाकोट में इंडियन बॉम्बिंग का पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ? इंडियन मीडिया ने अपनी मिलिट्री के लिए कैसे कुर्बानी दी? बहुत सी खबरें तो टीवी पर आईं, लेकिन किस चीज की खबर टीवी पर नहीं आने दी गई? इजराइल ने एक दिन के नोटिस पर थार्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम क्यों मंगवाए? क्या थार्ड पाकिस्तान के मिसाइल को नकारा बना सकता है? 27 फरवरी की सुबह इंडियन आर्मी चीफ और एयर मार्शल कहां थे जब पाकिस्तान ने बॉम्बिंग की? पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अजीत डोवल को 27 फरवरी की शाम को फोन पर क्या कहा? दूसरा पायलट कहां गया? क्या बडगाम में SU-30 MKI गिरा? क्या JF-17 थंडर फ्लैंकर किलर है? क्यों बडगाम के ऐनी शाहिद एक हेलीकॉप्टर को चीख चीख कर जेट कहते रहे? पाकिस्तान का सरप्राइज क्या था? इंडियन नेवी क्यों आज एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है? माइकल कुगलमैन कौन है और कैसे उसने अमेरिका और इंडिया की गठजोड़ की पोल खोल दी? बालाकोट में बॉम्ब क्यों टारगेट पर नहीं गिरे? हसन सिद्दीकी की लीक्ड फोन कॉल कैसे असली साबित हुई? जंग का खतरा क्यों अभी तक टला नहीं है? पाकिस्तान ने 27 फरवरी को ऐसा क्या किया कि इंडिया मिसाइल अटैक की नहज तक पहुंच गया? इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान की जंग 26 फरवरी को शुरू हुई और यह वीडियो मैं इस जंग के 3 हफ्ते बाद बना रहा हूं। इस वीडियो को बनाने के 3 मकसद हैं। एक है इस जंग के हार्ड फैक्ट्स को लिस्ट डाउन करना, दूसरा है लॉजिकल डिडक्शन से अपना डीप एनालिसिस करना और इस बात का पता लगाना कि एक्चुअली इस जंग में हुआ क्या था, और तीसरा और सबसे अहम मकसद है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना कि आगे क्या होगा और इस जंग का आगाज क्यों हुआ। यह वीडियो हालात हाजरा पर तो है, लेकिन इंशाल्लाह अगले 5 साल तक रेलेवेंट रहेगी। मैं एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हूं जो यूट्यूब पर अपना एक छोटा सा फूड चैनल चलाता हूं और आज आपको रेसिपी ऑफ कोल्ड वॉर के बारे में बताऊंगा। वीडियो के शुरू में हम हार्ड फैक्ट्स पर बात करेंगे, पार्ट 2 में हम लॉजिकल डिडक्शंस करेंगे और पार्ट 3 में हम अपने अजम्पशंस आपको बताएंगे। किसी भी सिचुएशन का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने के लिए आपको कुछ फैक्ट्स पता होने जरूरी हैं। तो इससे पहले कि हम अपने तज्जिये की तरफ आएं, एक बार इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से की गई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और वेल स्टैब्लिश हार्ड फैक्ट्स पर एक सरसरी सी नजरसानी कर लेते हैं। पार्ट 1। 14 फरवरी 2019 इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक इंडियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस बस पर सुसाइड कार बॉम्ब अटैक होता है, जिसमें 40 इंडियन पुलिस एहलकार हलाक हो जाते हैं और एक कश्मीरी फ्रीडम फाइटर शहीद होता है। पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी आदिल दार नामी एक कश्मीरी मुजाहिद ने अपनी आखिरी वीडियो में कबूल की। इस मुजाहिद का ताल्लुक जैश-ए-मोहम्मद से था, जिसने अटैक की वजह कश्मीर में इंडिया की जारियत और जुल्म बताए। यह अटैक तब होता है जब इंडियन जनरल इलेक्शंस अप्रैल से मई 2019 में होने हैं और इलेक्शन से 3 महीने पहले पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कैंपेन्स का आगाज करती हैं। बीजेपी एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को लेकर जनरल इलेक्शन में उतरी, जिस पर ऑपोजिशन पार्टीज ने इस बात पर नरेंद्र मोदी को पुलवामा अटैक को इलेक्शन कैंपेन में अपने हक में इस्तेमाल करने से रोका। हमेशा की तरह अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी गई और मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ धमकी आमेज बयानात अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में देना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से मोदी की पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई। यह सिलसिला 15 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक ऑन एंड ऑफ चलता रहा, जिस दौरान मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान देना बंद ना किए, जबकि पाकिस्तान ने इस वाक़े की मजम्मत की और इंडिया से इंटेलिजेंस शेयरिंग की रिक्वेस्ट की, ताकि अगर इस हमले में पाकिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल हुआ है तो पाकिस्तान इसे अपने नेशनल इंटरेस्ट में इस पर कार्रवाई करना चाहता है। यहां तक तो सब कुछ नॉन मिलिट्री था, अगर हम पुलवामा अटैक को नॉन मिलिट्री तस्वुर करें। लेकिन फिर 26 फरवरी की आमद हुई। 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयर स्पेस को वायलेट करते हुए अपनी एक सॉर्टी पाकिस्तान के अंदर दाखिल की, जिन्होंने 4 अदद 2000 पाउंड के प्रिसिजन ग्लाइड बॉम्ब्स बालाकोट पर दागे। इस अटैक में इजरायली साख्ता स्पाइस 2000 बॉम्ब्स और पॉपाई बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया, जो निशाना मिस नहीं करते और एक बॉम्ब की कीमत अंदाजन 9 करोड़ रुपए है। इस वाकये के बाद इंडियन ऑफिशियल्स ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया। इस पॉइंट को याद रखिएगा।
इस पर हम वीडियो में आगे जाके बात करेंगे। ये एयर स्ट्राइक 26 फरवरी की रात 3:30 पे की गई और हमले के सिर्फ 1 घंटा और 15 मिनट बाद ISPR ने ट्विटर पर इंडियन एयर स्ट्राइक की खबर ब्रेक कर दी। अलबत्ता इंडियन मीडिया को यह खबर लीक कर दी गई जिसमें क्लेम किया गया कि 350 से 400 लोग मारे गए हैं और इंडियन एयरफोर्स ने 21 मिनट पाकिस्तान की हुदूद में कार्रवाई की है। 26 फरवरी को इंडियन ऑफिशियल से पहले पाकिस्तान से DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स से 4 बॉम्ब बालाकोट के मुकाम पर गिरे जो जंगल में गिरे और इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी पाकिस्तानी ऑफिशियल स्टेटमेंट से मुख्तलिफ थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमन की कोई बात नहीं की गई और पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन की धमकी भी दी गई और कहा गया कि इंडिया को पाकिस्तान का एयर स्पेस वायलेट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह हमला पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है और पाकिस्तान इसका जवाब अपने टर्म्स पर देगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ ऑफिशियल बयान दिया गया बल्कि मीडिया के सवालात का जवाब भी दिए गए। पाकिस्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने भी एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें एक छोटा सा रिटन स्टेटमेंट पढ़कर सुनाया और मीडिया के सवालात के जवाब नहीं दिए। इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि इंडियन इंटेलिजेंस को रिपोर्ट मिली कि पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में मौजूद मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप्स में इंडिया पर दोबारा हमले की तैयारी की जा रही है, जिस पर इंडिया ने प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक का फैसला किया और उस मुजाहिदीन के कैंप को तबाह कर दिया जिसमें कई लोग हलाक हुए। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत अहम 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। यह था नॉन मिलिट्री एक्शन और दूसरा वर्ड है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। इन वर्ड्स को याद रखें, इस पर हम आगे जाके दोबारा बात करेंगे। 27 फरवरी को PAF की जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें 6 टारगेट सेलेक्ट किए गए लेकिन बॉम्बिंग उन टारगेट से जरा दूर खुले मैदान में की गई। इस बॉम्बिंग के खिलाफ IAF ने फौरन अपने जहाज PAF के खिलाफ लड़ने भेजे जो दोबारा पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने इंडिया के 2 जहाज मार गिराए। एक जहाज पाकिस्तान की हुदूद में गिरा जबकि दूसरा इंडियन साइड पे गिरा। इसके अलावा एक और इंडियन एयरक्राफ्ट गिरने की भी खबर थी। 27 फरवरी को दोबारा DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बताया गया कि PAF ने अपनी सरहदी हुदूद में रहते हुए 6 जगह बॉम्बिंग की। यह बॉम्बिंग असल टारगेट से जरा दूर खुले मैदान में की गई जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकसद अपनी कैपेबिलिटीज का सबूत देना था कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। यह भी बताया गया कि 2 इंडियन पायलट्स को गिरफ्तार किया गया है जिसमें से एक जख्मी है जबकि दूसरे को हिरासत में ले लिया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में BBC के नुमाइंदे को DG ISPR ने जवाब देते हुए कहा कि टारगेट्स मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स और फैसिलिटीज थी और इस एंगेजमेंट की पूरी वीडियोस मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद BBC के नुमाइंदे से शेयर कर ली जाएंगी। 28 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पार्लियामेंट में दोबारा इंडिया को अमन की दावत दी और एक बहुत अहम बात बताई। यह बात थी एक मिसाइल अटैक की जो पाकिस्तान पर किया जाने वाला था, जिसको पर वक्त कार्रवाई करते हुए सिचुएशन को डिफ्यूज किया गया और कोई अटैक नहीं हुआ। ये थे फैक्ट्स, वेल स्टैब्लिश हार्ड फैक्ट्स जो ऑफिशियल चैनल से आवाम तक पहुंचाए गए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हर चीज आवाम को नहीं बताई जाती, तो डिडक्शंस के थ्रू हम लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस और क्या फैक्ट्स हमसे छुपाए गए हैं उनकी तरफ चलते हैं। पार्ट 2। 28 फरवरी के बाद कुछ और भी काबिल जिक्र चीजें हुई जो अब हम अपने कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस में इन पर बात करेंगे। बालाकोट बॉम्बिंग साइट। 26 फरवरी को बालाकोट बॉम्बिंग में इंडिया ने मिराज इस्तेमाल किए और जो बॉम्ब यूज किए वो थे स्पाइस 2000। ये एक इजरायली एयर टू सरफेस ग्लाइड बॉम्ब है जिसकी रेंज 60 किलोमीटर्स है। ये एक स्टैंड ऑफ वेपन है। ये बॉम्ब डायरेक्टली कॉकपिट से फायर नहीं किया जाता बल्कि मिशन से पहले इस बॉम्ब में डेटा एंटर करना पड़ता है और एक खास मुकाम तक पहुंचकर ही आप इसको फायर कर सकते हैं। इस एक बॉम्ब की कीमत अंदाजन 9 करोड़ रुपए है और यह बहुत खतरनाक और एक्यूरेट बॉम्ब होता है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन एयर फोर्सेस अपना हदफ हासिल नहीं कर पाए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि DRF लैब ने एक फॉरेंसिक रिपोर्ट शाया की जिसमें 3 चीजों का तयन किया गया। बॉम्ब कहां गिरे, कौन से बॉम्ब इस्तेमाल हुए और कितना नुकसान हुआ।
डीआरएफ लैब ने सैटेलाइट इमेजेस और स्क्रीन मैचिंग करते हुए बॉम्ब की एग्जैक्ट साइट कंफर्म की। ये वही साइट थी जो डीजीआईएसपीआर ने बताई, मतलब बॉम्बिंग की लोकेशन जब्बा टॉप का मुकाम है। इस साइट से बॉम्ब के कुछ टुकड़े भी दस्तयाब किए गए जो डीआरएफ लैब के मुताबिक स्पाइस 2000 बॉम्ब के हैं। और जहां तक रहा सवाल नुकसान का, तो बॉम्ब अपने इंटेंडेड टारगेट से 100 मीटर दूर गिरे और जब्बा टॉप के दरख्तों को नुकसान पहुंचाया। याद रखें कि इन स्पाइस 2000 बॉम्ब की सीईपी यानी कि इनका सर्कुलर एरर प्रोबेबल सिर्फ 3 मीटर है, यानी कि ये अपने टारगेट को 3 मीटर की एक्यूरेसी से निशाना बना सकते हैं। डीआरएफ लैब ने कंक्लूड किया, DRF lab was able to confirm the location of the Indian strike to be near Balakot rather than inside it and firmly within Pakistani territory. The target was supposedly a Jaish-e-Mohammed led madrasa. But DRF lab was unable to confirm that any bombs reached buildings associated with it. The Spice 2000 is a precision guided bomb that should have not missed its target by the approximately 100 meters that the impact craters were from the nearest structure. The autonomous nature of the Spice 2000 adds mystery to why the bomb seems to miss. Satellite imagery did not suggest that any damage was inflicted to nearby buildings. Vegetation and low imagery resolution could hypothetically obscure structural damage, but this remains highly improbable. Something appears to have gone wrong in the targeting process. Exactly what, however, remain unclear in the open source evidence. इस रिपोर्ट से यह साबित होता है कि इंडियन बॉम्बिंग बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं थी। हैरानी की बात यह है कि 4 प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स में से एक भी अपने इंटेंडेड टारगेट को हिट नहीं कर पाया। इस बात के 2 मतलब निकल सकते हैं। एक ये कि स्पाइस 2000 एक अनरिलायबल वेपन है, और नंबर 2 कि इंडियन एयरफोर्स इन बॉम्ब्स को सही तरह इस्तेमाल कर ही नहीं पाई, जिसकी 2 लॉजिकल वजह हो सकती हैं। एक वजह तो यह हो सकती है कि मिशन से पहले जो डेटा इन बॉम्ब्स में एंटर किया गया वो गलत था और इंडियन इंटेलिजेंस का फेलियर था। अगर आप ये तसव्वुर करें कि यह मिशन इंडिया ने अकेले प्लान और एग्जीक्यूट किया है, अगर इस प्लान में कोई और मुल्क भी शामिल था तो यह उनका भी फेलियर है। दूसरी लॉजिकल वजह होती है इन स्पाइस 2000 बॉम्ब्स में मैन इन द लूप के ऑप्शन का, यानी कि इन बॉम्ब को कॉकपिट से कंट्रोल करते हुए टारगेट पर गिराने की कोशिश भी की जा सकती है, जहां पे ये खुद मुख्तार तौर पे बॉम्ब्स को काम नहीं करने दिया जाता और को पायलट ने गलती से इस बॉम्ब को गलत जगह गिरा दिया। ये तब किया जाता है जब मिशन फेल होने लगता है, यानी हो सकता है कि पीएएफ ने इन इंडियन सॉर्टीज को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की हो और जल्दी जल्दी में ये बॉम्ब्स मैनुअली फायर इनको करने पड़े हो। एग्जैक्टली क्या हुआ ये इंडियन एयरफोर्स ज्यादा बेहतर बता सकती है, हम सिर्फ पॉसिबल ऑप्शंस डिस्कस कर सकते हैं। जो भी हुआ ये एक फेल्ड मिशन था। ये बोल्ड क्लेम मैं क्यों कर रहा हूं? Balakot failed mission. Indian officials suspiciously quiet. ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ऑपरेशन रात को 3:30 बजे किया गया, लेकिन इंडिया ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि न्यूज पे मीडिया को लीक किया कि 350 से 400 लोग इसमें मारे गए और पाकिस्तान में 4 दूर दूर मुकामात पे बॉम्बिंग की गई। इंडियन मीडिया बालाकोट नहीं बल्कि इसके अलावा 3 और जगहों के बारे में भी बता रहा था कि जहां बॉम्बिंग हुई है। जब भी कोई गवर्नमेंट एक सक्सेसफुल मिशन अकम्प्लिश करती है तो आमतौर से न्यूज लीक नहीं करती बल्कि खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑफिशियली अपना मौकफ सामने रखती है। जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से पकड़ा गया तो उसकी खबर पाकिस्तान ने ब्रेक नहीं की थी बल्कि खुद बराक ओबामा ने ब्रेक की थी और फिर पाकिस्तान ने इस पर रिस्पॉन्ड किया था। या फिर इसका बिल्कुल रीसेंट एग्जाम्पल है ईरान का अमरीकी ड्रोन्स को हैक करने का, जिसमें ना सिर्फ ईरानियंस ने अमेरिकन ड्रोन्स की फुटेज और डेटा हासिल कर लिए बल्कि इंडियन ड्रोन्स को खुद कंट्रोल करते हुए क्रैश भी कर दिया। ये मिशन ईरानियंस जीत गए और इसकी खबर भी ईरानियन ऑफिशियल्स ने खुद रिलीज की, जिसमें ड्रोन की फुटेजेस न्यूज चैनल को दे दी गई। लेकिन इस टॉपिक पर अमेरिका खामोश है। अमेरिका इसलिए खामोश है क्योंकि इस महाज में अमेरिका ईरान से हार गया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बालाकोट बॉम्बिंग के बाद इंडियन ऑफिशियल ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था और यह बात आप याद रखिएगा। बेसिकली जब एक मिशन फेल हो जाता है तो फिर कभी भी आप खुद पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देते बल्कि रिस्पॉन्स का वेट करते हैं।
पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टेटमेंट फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से नहीं बल्कि DGISPR की तरफ से आया। इसका मतलब ये था कि ये कोई पॉलिटिकल बयान नहीं था बल्कि एक मिलिट्री ग्रेड स्टेटमेंट था जिसमें कोई अमन की बात नहीं की गई और एयर स्पेस वायलेशन के जवाब देने का अज़म दिखाया गया। ना सिर्फ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट दिया बल्कि जर्नलिस्ट के सवालात के जवाब भी दिए, जबकि इसके बरक्स इंडियन ऑफिशियल्स ने एक छोटा सा रिटन स्टेटमेंट पढ़कर सुनाया और किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इस स्टेटमेंट में कोई बॉडी काउंट का जिक्र नहीं किया गया और जो खबरें इंडियन मीडिया पे चल रही थीं कि 4 मुख्तलिफ मकामात पे बॉम्बिंग की गई है, वो भी इस ऑफिशियल स्टेटमेंट से गलत साबित हो गया। 4 बॉम्ब्स गिरे, लेकिन चारों बालाकोट में एक दूसरे के इंतहाई करीब गिरे। इस बालाकोट बॉम्बिंग को ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ने डीबंक किया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी इंडिया को बहुत एम्बैरेसमेंट हुई, जिसमें राउटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, जेम्स मार्टिन पब्लिकेशन, रशिया टुडे, अल जजीरा और बहुत से इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल मीडिया जो आम तौर से पाकिस्तान के खिलाफ लिखते हैं, उन सब ने इंडियन एयर स्ट्राइक को अनसक्सेसफुल करार दिया। यह इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस था कि इंडियन मीडिया ने इसको काउंटर करने के लिए नकली सैटेलाइट इमेजेस का सहारा लेना पड़ा, जिस पर इंडियन मीडिया की साख्त को बहुत चोट पहुंची और पूरी दुनिया ने इंडियन मीडिया को वॉर मॉन्गर्स बुला दिया। इंडिया को पता था कि इस टॉपिक पर इनको सिर्फ एम्बैरेसमेंट होगी, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को जिंदा रखकर न्यूज साइकिल में रखा गया। इंडियन मीडिया ने इस पे बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट बर्दाश्त की। इंडियन मीडिया पागल नहीं है, किसी को शौक नहीं होता डूबती हुई कश्ती में सवार रहने का, लेकिन इसका भी एक बहुत अहम रीजन है कि इंडियन मीडिया ने यह कुर्बानी क्यों दी। इसका जवाब आपको वीडियो में आगे जाके मिलेगा। बालाकोट बॉम्बिंग के वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान एयरफोर्स ने 6 इंडियन साइट्स पे बॉम्बिंग की। यह बॉम्बिंग इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के बहुत करीब की गई, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस बॉम्बिंग का मकसद इंडिया को यह बताना था कि पाकिस्तान अपना दिफा कर सकता है। यह ऑफिशियल स्टेटमेंट है और हम इसको थोड़ी देर के लिए सही मानकर चलते हैं। इंडिया ने बालाकोट में 9 करोड़ रुपए के स्पाइस 2000 बॉम्ब इस्तेमाल किए। 4 बॉम्ब्स की कीमत 36 करोड़ रुपए बनती है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के पास ऐसे सिर्फ 30 बॉम्ब्स हैं, जिनमें से 4 वो अभी इस्तेमाल कर चुका है। पाकिस्तान ने अपने इंडिजिनस H2 और H4 बॉम्ब्स यहां इस्तेमाल किए। ये भी बिल्कुल स्पाइस 2000 ही की तरह एक प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब है, लेकिन इन पाकिस्तान में बने हुए बॉम्ब्स की रेंज 120 किलोमीटर है, जो स्पाइस सीरीज से ज्यादा है। ये बॉम्ब क्योंकि पाकिस्तान खुद बनाता है तो इनकी कीमत भी काफी कम होती है। एक बॉम्ब 70 से 80 लाख रुपए का पड़ता है और स्पाइस 2000 जो इससे 10 गुना महंगा बॉम्ब है, फिर भी ये पाकिस्तानी H4 बॉम्ब की रेंज और एक्यूरेसी इससे ज्यादा नहीं। यह पहला टेक्निकल सरप्राइज था इंडिया के लिए। बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने स्टैंड ऑफ बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। इंडिया ने अपना बॉम्ब इजराइल से बहुत महंगे खरीदे, लेकिन वो बॉम्ब काम ना करे, एटलीस्ट इस दफा पुरइस्रार तौर पे काम ना करे। जबकि पाकिस्तान ने अपना H4 स्टैंड ऑफ बॉम्ब को कामयाबी से इस्तेमाल करके दिखाया। एक बार नहीं बल्कि 6 बार एक ही दिन में कामयाबी से इस्तेमाल करके दिखाया। इंडिया ने इजराइल से यह बॉम्ब हाल ही में लिए हैं और पहली बार इस्तेमाल भी पाकिस्तान के खिलाफ ही किए हैं। लेकिन पाकिस्तानी H2 और H4 2003 से PAF के इस्तेमाल में हैं। ये बॉम्ब्स ना सिर्फ महराज बल्कि JF-17 थंडर से भी फायर किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने खिलौना नुमा बॉम्ब्स एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किए, लेकिन अगर पाकिस्तान चाहता तो इंडियन एग्रेशन का जवाब H2 और H4 से कई गुना ज्यादा खतरनाक और ज्यादा रेंज वाले एयर टू सरफेस मिसाइल से भी दे सकता था। पाकिस्तान के ये मिसाइल्स हैं RAD-1 और RAD-2। इनको उर्फे आम में ALCM भी कहते हैं, यानी कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल भी कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बराबर का जवाब देने को ही बेहतर समझा। ऑनेस्टली आप कभी भी इतनी सी बात पर एक न्यूक्लियर पावर पर क्रूज मिसाइल फायर नहीं करते। ये सुसाइड करने के बराबर है। और पाकिस्तान ने भी ज्यादा बड़े बॉम्ब्स यहां इस्तेमाल नहीं किए और ना ही इंडिया ने ज्यादा तबाही फैलाने वाले बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। दूसरी चीज ये कि मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि इंडियन मीडिया ने अपनी कुर्बानी देते हुए बालाकोट बॉम्बिंग को न्यूज साइकिल में रखने की कुर्बानी दी और एम्बैरेसमेंट का निशाना बनता रहा। इसकी वजह पाकिस्तान का इंडियन सॉइल पे बॉम्बिंग करना है, ना इंडियन मीडिया पर और ना ही पाकिस्तानी मीडिया पर।
और ना ही किसी इंटरनेशनल मीडिया पर यह खबर ज्यादा देर चली कि इंडिया के किन मुकामात पर पाकिस्तान ने बॉम्बिंग की। पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान ने इंडियन मिलिट्री की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स के करीब बॉम्ब गिराए। यही बयान इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से भी आया कि पाकिस्तानी बॉम्ब्स इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन के कंपाउंड्स में गिरे। कहां गिरे, कौन सी इंडियन बिल्डिंग्स थीं, कौन सी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थीं, ये ना पाकिस्तान ने ऑफिशियली डिस्क्लोज किया और ना इंडिया ने बताया। 27 फरवरी को की गई DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट सुखिंदर किरमानी के सवाल के जवाब देते हुए DGISPR ने थोड़ा बहुत हिंट दिया कि पाकिस्तान ने कौन सी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया है, और सिकंदर किरमानी से यह भी कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तशरीफ लाएं, आपको वीडियो दिखाएंगे कि कौन सी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थीं और बॉम्ब्स कहां गिरे थे। It was just open area where we have recorded. We'll show you. We just wanted to demonstrate that we could have easily taken the target, the original target. What was the original target? Original target was their administrative setup, their military post, but we did not do that. And what was the second part? That was the rest. Okay, thank you very much, ladies and gentlemen. आपको क्या लगता है कि BBC के सुखिंदर किरमानी ने ऑफर पे कुछ नहीं किया होगा? क्या उनको वीडियोस नहीं दिखाई गई होंगी? So what was it that you hit? It was just open area where we have recorded. We'll show you. मैं नहीं मान सकता कि सुखिंदर इस बात पर एक्शन ना लें और वीडियोस ना देखें। BBC ना पाकिस्तान का है और ना इंडिया का, ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स है और जिसको न्यूज़ लीक भी की गई, लेकिन फिर भी उसने ये खबर शाया ना की कि उसने उस वीडियो में क्या देखा। वो इंडियंस जो ट्विटर पर DRF लैब के माइकल शेल्डन को तंग कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान प्रो मौक़िफ़ क्यों इख्तियार कर रखा है, उन लोगों को सुखिंदर किरमानी से ट्विटर पर ही पूछना चाहिए कि 27 फरवरी को पाकिस्तान ने क्या किया और कहां बॉम्बिंग की। DGISPR का यह कहना कि बॉम्ब खुले मैदान में गिरे और कोई जानी नुकसान ना हुआ, यह बात मेरी अकल से परे है। मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इतना नॉन लीथल था, और उसकी भी बहुत लॉजिकल वजह है जिस पर हम वीडियो में आगे जाके बात करेंगे। बहरहाल, पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद इंडिया ने अपने जेट स्क्रैम्बल किए जिसमें MiG-21, सुखाई Su-30 MKI और मिराजेस शामिल थे। यह ऑफिशियल स्टेटमेंट है तो हम इसको सही मानकर चलते हैं। पाकिस्तान ने इस मिशन में JF-17 इस्तेमाल किए, यह भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है और हम इसको थोड़ी देर के लिए सही मानकर चलते हैं। इंडियन जेट्स ने पाकिस्तान जेट्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, जिसमें इंडिया के हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान का एक F-16 गिरा दिया जो पाकिस्तान में गिरा, जबकि पाकिस्तान ने 2 इंडियन जेट्स को निशाना बनाया, एक पाकिस्तान में गिरा और दूसरा इंडिया में। ISPR के हिसाब से पाकिस्तान ने 2 पायलट्स को पकड़ा, एक जख्मी था जिसको CMH मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दूसरा अभिनंदन था। इंडियन मीडिया और इंडियन ऑफिशियल्स दोनों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह F-16 का गिरना साबित कर दें, लेकिन कर नहीं पाए। पहले अभिनंदन के MiG-21 को ही F-16 साबित कर डाला, जो उन्हीं के एक डिफेंस एनालिस्ट ने लाइव टीवी पे साबित कर दिया कि गिरने वाला जहाज MiG-21 है, ना कि F-16। How the Indian Air Force knows this is an F-16 is because if you see this part, and Abhijit can explain it to us, it's the exact same part coming straight out of an F-16 fighter aircraft. This is what Pakistan is trying to lie about, and that second lie also caught and exposed, Abhijit. So I don't think that's entirely accurate. That part is actually a MiG-21 part because the engine that's being shown out there is a GE F-100. The Pakistanis use the Pratt & Whitney. So the Pratt & Whitney actually has a diamond pattern, so it can't either be the engine cowling there, nor can it be the ribs that hold the engine, because the F-16's interior looks very different to that. So that's not entirely... फिर इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल ने एक AMRAAM मिसाइल का टुकड़ा लिया कि यह सबूत है कि पाकिस्तान ने यहां F-16 इस्तेमाल किए हैं। अब F-16 यूज करने में और F-16 गिरने में काफी फर्क होता है। बडगाम से एक Mi-17 हेलीकॉप्टर गिरने की खबर आती है।
लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट आने से पहले जब बडगाम में एक एयरक्राफ्ट गिरा तो कश्मीरी उसे घेर कर खड़े हो गए और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाने लगे। क्रैश होते ही इंडियन मीडिया लाइव टीवी पर यह सारे मनाजिर दिखा रहा था। प्लेन गिरे अभी 10 से 20 मिनट ही हुए थे। इसी दौरान एक इंडियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने करीब खेत में लैंड होने की कोशिश की, जिस पर कश्मीरियों ने पथराव किया और हेलीकॉप्टर को वहां से भागना पड़ा। लाइव टीवी पर कश्मीरी हुजूम में से एक शख्स का इंटरव्यू टीवी पर भी लिया गया, जिसमें उससे बार बार पूछा गया कि गिरने वाला एयरक्राफ्ट जेट है या हेलीकॉप्टर। ना सिर्फ वो शख्स बल्कि वहां मौजूद बहुत से लोग बाआवाज बुलंद कहते सुने गए कि ये एक जेट था जो गिरा है, हेलीकॉप्टर नहीं था, और इसमें 3 पायलट थे। पूरी छन करके हम मैंने देखा सर ये जेट सर। हाँ सर, कितने बजे? अभी लगभग 10-20 मिनट हुआ था सर। ये हेलीकॉप्टर था या जेट फ्लाइट था? जेट फ्लाइट सर। कंफर्म? हाँ सर। कोई इसमें कोई आग वगैरह लगी थी? हाँ बोलिए। हाँ सर। हाँ सर, आग लगी, बहुत आग लगी सर। हाँ सर, गैरियन बड़गाम सर। बड़गाम में? हाँ सर। कंफर्म में जेट है ये? हाँ सर। हाँ सर, इसमें 3 आदमी सर, पायलट 3 है सर। अच्छा। हाँ, वो भी जल गए सर। तो कोई धमाका? हाँ सर, 2 धमाका हुआ था सर, 2 धमाका सर हुआ। अब 3 पायलट वाली बात तो इन लोगों की क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम कर देती है, क्योंकि वाकई ये हेलीकॉप्टर ही गिरा है या फिर ये इतने सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर कहीं से भी दिखने में एक जेट जैसा नहीं होता। बडगाम में होने वाले क्रैश की खबर भी मीडिया में ज्यादा देर नहीं चली। देखें, सिविलियंस जितना भी सीधे साधे हों, हर किसी को जेट और हेलीकॉप्टर में फर्क पता होता है। फिर भी वो लोग इस बात पर कन्विंस थे कि उन्होंने जेट गिरते देखा। बेसिकली बडगाम में मौजूद रैकेज को अगर आप गौर से देखें तो रैकेज 2 जगह गिरा है। एक दूसरे से 50 मीटर दूर दोनों रैकेज गिरे हैं, और इस रैकेज में साफ तौर से MI-17 हेलीकॉप्टर का मेन रोटर देखा जा सकता है। तो इस बात में तो कोई शक नहीं कि बडगाम में जेट नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर गिरा है। और जितने छोटे छोटे टुकड़े इस हेलीकॉप्टर के जमीन पे हो चुके हैं, उससे साबित होता है कि यह हेलीकॉप्टर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं बल्कि मिड एयर में हेलीकॉप्टर को मिसाइल ने हिट किया है। जो वजह मुझे समझ आती है कि लोग इसे जेट क्यों समझ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हेलीकॉप्टर हवा में मिसाइल लगने से तबाह हो गया था और 2 बड़े बड़े टुकड़ों में गिरा था, क्योंकि अब इसमें हेलीकॉप्टर वाली आवाज नहीं आ रही थी जो रोटर से आती है। तो लोग समझे होंगे कि यह हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि जहाज है। अब इस हेलीकॉप्टर को मिसाइल पाकिस्तानी जेट ने मारा या इंडियन जेट ने, यह बात कहीं साबित नहीं होती। ऑफिशियली पाकिस्तान से DGISPR का बयान आया था कि उन्होंने एक एयरक्राफ्ट गिरने का जिक्र किया था, लेकिन यह भी कहा था कि पाकिस्तान की उससे कोई इंगेजमेंट नहीं हुई। अगर यह सच है तो यह हेलीकॉप्टर इंडियन मिसाइल लगने की वजह से गिरा है। इस मामले में पाकिस्तान क्यों झूठ बोलेगा? लॉजिकली तो अगर पाकिस्तान क्लेम करे कि यह हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ने गिराया है, तो रैकेज देखकर साफ पता लगता है कि हेलीकॉप्टर को मिसाइल लगा है, ना कि वो किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गिरा है। मुझे लगता है कि यह हेलीकॉप्टर इंडियन जेट्स ने गलती से खुद ही मार गिराया और एम्बैरेसमेंट और पब्लिक प्रेशर से बचने के लिए टेक्निकल फॉल्ट बता दिया। जी, मैं आई विटनेस में यहाँ पर ही था, इंडस्ट्री में था। एक ब्लास्ट हवा में ही हुआ था जी, फिर ये घूम के उस साइड में ऑब्जर्व। अच्छा, तो ये हवा में ही आग लगी हुई थी? जी, तो आप कह रहे हवा में ही जलते हुए नीचे गिरा? इसमें ब्लास्ट, पहले ब्लास्ट इसमें हवा में ही हुआ। अच्छा। हाँ, मगर आया जहाज ऊपर से। तो जहाज था या हेलीकॉप्टर था? हमने कुछ नहीं देखा, समझ नहीं। शुक्रिया। इस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की एयरफोर्स की लड़ाई में जो क्लेम किया गया उससे कम जेट्स गिरने के सबूत मिले। इंडिया ने एक F-16 मार गिराने की खबर दी, जबकि पाकिस्तान ने 2 इंडियन जेट्स मार गिराने की खबर दी, लेकिन रैकेज सिर्फ एक इंडियन जेट का ही सामने आया। आजकल के स्मार्टफोन्स, 4G कनेक्शंस और लाइव फेसबुक वीडियो के जमाने में मैं मान ही नहीं सकता कि इंडियन
या पाकिस्तानी गवर्नमेंट किसी भी हाल में एक जेट गिरने के मलबे को छुपा सके। अभिनंदन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, उसको जितने मुक्के और लाते अवाम की तरफ से पड़ी उसकी आपको 2-3 एंगल से अलग अलग वीडियोस ऑनलाइन मिल जाएंगी। और अभिनंदन ने अवाम के सामने सरेंडर नहीं किया था, बल्कि पैराशूट से जमीन की तरफ आते हुए अपनी पिस्टल से फायर करनी शुरू कर दी थी, जिसमें एक मुकामी शख्स गोली लगने से जख्मी भी हुआ था। यह खबर पाकिस्तानी मीडिया पर नहीं दिखाई गई, लेकिन अभिनंदन ने एक पाकिस्तानी सिविलियन को गोली मारकर जख्मी भी किया था और इसीलिए अवाम से यह मार खा रहा था। यह खबर बीबीसी ने ब्रेक की थी। तो जब लोग बडगाम में एक हेलीकॉप्टर गिरने की वजह से इतनी बड़ी तादाद में जमा हो गए थे, और जिस तरह पाकिस्तान में MiG-21 गिरने के बाद लोग वहां पे भी जमा हो गए थे, तो अगर कोई और जहाज गिरा होता तो यह खबर छुप नहीं सकती थी। कोई ना कोई मोबाइल की वीडियो मंजरे आम पर आ जाती। ऑनेस्टली जब इंडिया ने F-16 गिरने का क्लेम किया था तो मुझे भी शक था कि पाकिस्तानी जेट गिरा है, लेकिन जब कोई सबूत सामने नहीं आया तो लैक ऑफ एविडेंस काफी होता है ये मानने के लिए कि 27 फरवरी को एक Mi-17 और एक MiG-21 के अलावा कोई और जहाज नहीं गिरा। अब बात करते हैं दूसरे पायलट की, जो ना सिर्फ DGISPR बल्कि इमरान खान ने भी क्लेम किया था अपने ऑफिशियल बयान में कि पाकिस्तान ने 2 इंडियन पायलट्स को हिरासत में लिया है। 2 पायलट्स ज़मीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया और जैसे उनके साथ एक महज़ब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से ज़ख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है, इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि दूसरे जो हैं वो हमारे पास हैं। लेकिन 28 फरवरी को DGISPR ने ट्वीट करके अपना क्लेम वापस ले लिया कि पाकिस्तान के पास एक ही इंडियन पायलट था। इस बयान को वापस लेने के 2 लॉजिकल रीजंस हैं। पहला रीजन, पाकिस्तान झूठ बोल रहा था, और दूसरा रीजन कि जब इंडिया ने दूसरा पायलट क्लेम ही नहीं किया तो फिर पाकिस्तान दूसरा पायलट वापस क्यों करे। अगर हम ये बात मान लें कि पाकिस्तान ने 2 नहीं बल्कि एक इंडियन जेट गिराया है तो फिर 2 पायलट कहां से आ गए। तो इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 सिंगल सीटर भी होते हैं और 2 सीटर भी, यानी कि एक जहाज में 2 पायलट भी हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अभिनंदन को हिरासत में लिया गया, जबकि दूसरा पायलट जख्मी हालत में CMH हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अब वो पायलट जिंदा भी हो सकता है और मुर्दा भी, दोनों हालतों में वो पाकिस्तान के पास है। कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी यहां काम नहीं आती। अगर इंडिया को पायलट चाहिए तो क्लेम करे। देखें 26 और 27 फरवरी को होने वाली चीजों में जो सबसे ज्यादा खबरों में रही चीज वो थी दोनों एयरफोर्स की लड़ाई। इस डॉग फाइट से पहले जो पाकिस्तानी पायलट्स ने बॉम्बिंग की और उसके रिस्पांस में 27 की रात को जो इंडिया ने मिसाइल अटैक का प्लान किया, उसकी डिटेल खबरों में नहीं आई। देखें जंग के दौरान मीडिया एज अ वेपन यूज किया जाता है और आपकी गवर्नमेंट जो आपको दिखाना चाहती है दिखाती है और जो नहीं दिखाना चाहती नहीं दिखाती। अगर जंग में होने वाले वाकयात को समझना हो तो ये ना देखें कि मीडिया पर क्या खबर ज्यादा चल रही है, बल्कि ये देखें कि कौन सी खबर नहीं चल रही। बालाकोट पर बॉम्बिंग 26 फरवरी को की गई, लेकिन आज तक इंडियन मीडिया यही प्रूव करने में लगा है कि बॉम्बिंग बिल्कुल सही हुई थी और लोग मरे हैं। ट्विटर और फेसबुक पर एक बंकर की वीडियो भी गर्दिश कर रही है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे स्पाइस 2000 बंकर की छत फाड़कर बंकर में दाखिल होता है और बगैर बंकर को मजीद नुकसान पहुंचाए हुए अंदर सबको जलाकर खाक कर देता है। वो इंडियंस जो इस वीडियो को सही मानते हैं वो सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि वो मानना चाहते हैं, क्योंकि हार कबूल करना इतना आसान नहीं होता। फिजिक्स अगर आपने पढ़ी हो तो एक फिनोमिना होता है जिसको पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। बंकर की दोनों साइड ओपनिंग्स खुली हुई हैं, जिसकी वजह से होने वाले ब्लास्ट से प्रोड्यूस होने वाला प्रेशर इन दोनों ओपनिंग से बहुत आराम से रिलीज हो जाता है और बंकर धमाके से नहीं फटता। दूसरी चीज ये कि बंकर 3 से 4 फीट मोटी कंक्रीट की लेयर से बना हुआ है और आमतौर से इस कंक्रीट के स्ट्रक्चर की अंदरूनी सतह पर स्टील की शीट्स भी लगी हुई होती हैं।
इसलिए इस ब्लास्ट से निकलने वाले शार्पनल्स इस बंकर की छत और दीवारों को फाड़ नहीं सकते। ये बेसिक कॉमन सेंस है। एक रेजिडेंशियल कंक्रीट स्ट्रक्चर की छत 4 से 6 इंच मोटी होती है और उसमें इस तरह की बड़ी बड़ी ओपनिंग्स नहीं होती। इसलिए जब इस तरह की नॉन मिलिट्री बिल्डिंग पर स्पाइस 2000 बॉम्ब गिरता है तो ये होता है। ये इजराइल एयरफोर्स ने खुद स्पाइस 2000 बॉम्ब सीरिया में गिराया है। इसी तरह जब बालाकोट की ओरिजिनल साइट पर इंडिया को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने साइट ही चेंज कर दी और बॉम्बिंग की लोकेशन किसी और मुकाम पर बना दी। लेकिन इतनी सैटेलाइट इमेजेस के बावजूद भी अभी तक कुछ साबित नहीं कर पाए। दिनों वहां कुछ नहीं मिलेगा। यह बस इसलिए किया गया क्योंकि बालाकोट को न्यूज साइकिल में रखना है और पाकिस्तान ने इंडिया में कहां बॉम्बिंग की और बडगाम को न्यूज साइकिल में नहीं आने देने की वजह है। खैर, 27 फरवरी को ऐसा पाकिस्तानी एयरफोर्स ने क्या किया, कहां बॉम्ब गिराए और इंडिया को क्या नुकसान हुआ? यह बहुत जरूरी सवाल है जो ना तो पाकिस्तानियों के जहन में आता है और ना ही इंडियन अवाम के जहन में। क्यों पाकिस्तान एयरफोर्स की बॉम्बिंग के चंद ही घंटों बाद इंडिया पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक करने वाला था? यह खबर किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ब्रेक की। सेम डे तो नहीं बल्कि नेक्स्ट डे 28 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस में बताया कि इंडिया पाकिस्तान पे मिसाइल अटैक करने वाला था। इस खबर को किसी ने चैलेंज नहीं किया। किसी इंडियन ऑफिशियल ने नहीं कहा कि ऐसा नहीं हुआ। यहां सवाल यह पैदा होता है कि यह मिसाइल अटैक किस सेंस में वारंटेड था। टोटल 2 दिन की जंग में, अगर आप इसको जंग कहना चाहें तो, इंडिया के बकौल उन्होंने बहुत से लोग बॉम्बिंग में मारे और पाकिस्तान की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक में भी इंडिया को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और अगर एक इंडियन जेट पाकिस्तान ने गिराया तो एक इंडिया ने भी पाकिस्तान का जेट गिराया। मतलब इंडिया ने ओवरऑल पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन फिर क्यों बात मिसाइल अटैक तक पहुंच गई? क्यों इंडिया कराची और भावलपुर समेत पाकिस्तान के 6 मुख्तलिफ मुकामात पे मिसाइल अटैक करने वाला था? इट मेक्स नो सेंस। अगर इन 2 दिनों में इंडिया को इतनी कामयाबी मिली तो क्यों एक ऐसे इंडियन एयर मार्शल को इतनी क्रूशल जंगी माहौल में रिटायर करना पड़ा जिसने ना सिर्फ सक्सेसफुल बालाकोट बॉम्बिंग की और डॉग फाइट में MiG-21 से एक सुपीरियर F-16 भी गिरा दिया? 2 दिन की जंग में इंडियन जेट्स गिरने पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऑलमोस्ट अपनी हार कबूल कर ली और यह कहा कि अगर राफेल होते तो ऐसा ना होता। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। इस बात का क्या मतलब है? मेरा ताल्लुक कराची से है और 27 और 28 की दरमियानी शब मैंने कुछ अजीब से मिलिट्री मूवमेंट्स नोटिस की। कराची के लोगों ने ट्विटर पे बहुत सेंसिटिव मूवमेंट्स की वीडियोस भी अपलोड कर दी जो थोड़ी ही देर में अकल आने के बाद खुद ही हटा दी। मतलब न्यूक्लियर मिसाइल अटैक की बात सिर्फ धमकी तक ही महदूद नहीं थी बल्कि तैयारी पाकिस्तान की उससे ज्यादा थी। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसका डिफेंस बजट पाकिस्तान से 8 गुना ज्यादा है। 2 दिन की लिमिटेड वॉर में पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया कि इंडिया मिसाइल अटैक के नहज तक पहुंच गया? एक थ्योरी जो अनऑफिशियली पाकिस्तानी हलकों में गर्दिश कर रही है वो ये है कि 27 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो बॉम्बिंग की उन तमाम टारगेट्स में एक टारगेट वो इंडियन ब्रिगेड हाउस था जहां इंडियन आर्मी चीफ मौजूद थे और धमाके की आवाज उन्होंने खुद सुनी। यह खबर रोज पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर चली और एक बार भी इंडियन साइड से इसको चैलेंज नहीं किया गया। मतलब इस खबर में शायद कुछ सदाकत है। सवाल यह पैदा होता है कि इंडियन आर्मी चीफ के इतने करीब बॉम्ब गिराना इंडिया के लिए इतनी खतरनाक चीज है कि वो न्यूक्लियर ऑप्शन पे चला गया। याद रखें, दुनिया आपसे कुछ भी कहे, इंडिया कभी भी पाकिस्तान से फुल फ्लैश न्यूक्लियर वॉर की तरफ नहीं जाना चाहता। यह हमेशा से इंडियन मिलिट्री की स्ट्रैटेजी रही है कि वह पाकिस्तान को हमेशा एक लिमिटेड वॉर में इंगेज करे ताकि नौबत किसी भी हाल में न्यूक्लियर ऑप्शन तक ना जाए। यह बहुत ऑब्वियस और ओपन स्ट्रैटेजी है जो पूरी दुनिया जानती है और इंडिया कबूल करता है। 2004 में विकी लीक्स में CIA की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ऐसा ही
इंडियन मिलिट्री आर्मी की स्ट्रैटेजी को रिकॉर्ड किया गया है, जो अब हर एक आम आदमी देख सकता है। उस स्ट्रैटेजी का नाम कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है। ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान कुछ भी कहे, पाकिस्तान इंडिया से लिमिटेड वॉर नहीं चाहता। इसलिए पाकिस्तान ने कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को काउंटर करने के लिए नसर मिसाइल बनाए। ये कहने को तो पाकिस्तानी मिसाइल आर्सेनल के सबसे कम रेंज वाले छोटे मिसाइल हैं, लेकिन ये जिस मकसद के लिए बनाए गए थे उन्होंने वो अपना मकसद पूरा कर दिया। नसर मिसाइल के बाद इंडियन इन्फेंट्री और आर्मर कोर पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल नहीं हो सकते। ये एक कड़वा सच है इंडियंस के लिए। इसलिए जब एयर स्ट्राइक के बाद एक जनरल कंसेंसस बना कि इंडिया जो तसव्वुर कर रहा था, पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेडिशनल वॉर में भी इंडियन एयरफोर्स से बेहतर साबित हुई। ये अकेला पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल सोर्सेज ने भी यही कहा। बहुत से पेट्रियाटिक पाकिस्तानी इसको एयर सुपीरियॉरिटी का नाम देते हैं और क्लेम करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स इनकॉम्पिटेंट है और पाकिस्तान के पास इस वक्त एयर सुपीरियॉरिटी है। ऑनेस्टली मैं भी एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हूं, लेकिन लॉजिकली एक दिन के 10 मिनट की लिमिटेड एंगेजमेंट से ये नहीं कंक्लूड कर सकते हम कि एयर सुपीरियॉरिटी किसके पास है। ऑब्वियसली एयर स्क्रिमिशेस में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स को हरा दिया। ऑनेस्टली मुझे पता है कि पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स को किस तरह हराया और एक साइकोलॉजिकल डिटरेंस कैसे पैदा की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी एयरफोर्स की करंट स्ट्रैटेजी और कैपेबिलिटीज यहां डिस्कस करूं, क्योंकि एज वी स्पीक इस वक्त हम हालत जंग में हैं। बात बहुत सिंपल है कि 26 फरवरी को इंडियन बॉम्बिंग से कोई नुकसान नहीं हुआ, इसका कोई सबूत साबित नहीं होता, जबकि 27 को पाकिस्तानी रिस्पॉन्स से इंडिया को नुकसान हुआ। एक हेलीकॉप्टर और एक जेट तो 100% इंडियन एयरफोर्स का मार गिराया गया। जो बात समझ से बाहर है वो है कि इंडिया के 2 एयरक्राफ्ट गिरने से क्या इंडिया के लिए ये इतना बड़ा नुकसान है कि वो मिसाइल अटैक तक पहुंच जाए। लॉजिकली नो। ये बहुत इलॉजिकल बात है कि इंडिया पाकिस्तान पर 2 एयरक्राफ्ट गिरने पर मिसाइल अटैक कर दे। यानी कि इस बात के 2 लॉजिकल मतलब निकल सकते हैं। एक ये कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान पे कोई मिसाइल अटैक कर ही नहीं रहा था, और दूसरा ये कि इंडियन साइड पर पाकिस्तानी बॉम्बिंग का कुछ नुकसान हुआ है, और क्योंकि यह नुकसान मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अंदर हुआ है जहां पहले से इंडियन मिलिट्री मौजूद थी, तो इस बॉम्बिंग की वीडियो या फिर फोटोज मीडिया या सोशल मीडिया पर नहीं आई, क्योंकि उस जगह को आर्मी फौरन कॉर्डन ऑफ करने की सलाहियत रखती है। इसीलिए बॉम्बिंग साइट्स और एक्सटेंड ऑफ डैमेज की कोई खबर मंजर आम पर नहीं आई। अब सवाल यह पैदा होता है कि वाकई इंडिया पाकिस्तान पे मिसाइल अटैक कर रहा था। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि आईएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक 27 फरवरी की शाम को इंडिया राजस्थान से पाकिस्तान पर मिसाइल फायर करेगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये पॉसिबिलिटी भी थी कि इंडियन और इजरायली फाइटर जेट्स पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हों और पाकिस्तान की एटमी तंसीबात को तबाह कर दें। मतलब इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को नुकसान पहुंचाना चाहता था। जब यह खबर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मिलिट्री हेड्स तक पहुंची तो पाकिस्तान ने उसी वक्त बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए अपने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को आर्म कर दिया, और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट यूएस सेंट्रल कमांड, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यूके, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ यूएस, यूके और चाइना के एम्बेसडर्स को भी तलब कर लिया। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट आज तकरीबन पूरी दुनिया के डिप्लोमेट्स देख चुके हैं। अगर आपका कोई जानने वाला किसी भी मुल्क की एम्बेसी या कॉन्सुलेट में काम करता है तो वो इस रिपोर्ट की तस्दीक कर देगा। इस रिपोर्ट में आईएसआई ने ना सिर्फ इंडिया बल्कि इजराइल और ईरान को भी इस साजिश का हिस्सा बताया। पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह रिपोर्ट ना सिर्फ शेयर की बल्कि ओपनली इंडिया, ईरान और खास तौर से इजराइल को वार्निंग दी कि किसी भी हमले की सूरत में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी। ये वो वक्त था जब पहली बार सुपर पावर्स ने इस इंडिया पाकिस्तान की झड़प में मुदाखलत की। ये मुदाखलत सिर्फ पाकिस्तान की धमकी की वजह से ही नहीं की गई, बल्कि मुझे 100% यकीन है कि पाकिस्तान रिटेलिएशन का वेट नहीं करने वाला था, बल्कि फर्स्ट स्ट्राइक की तैयारी के लिए ओपनली अपने मिसाइल आर्म कर चुका था। मैं एक आम सा पाकिस्तानी शहरी हूं जो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज उस रात होते हुए देख चुका हूं। मैंने क्या देखा और कहां देखा ये बताना जरूरी नहीं, लेकिन मुझे इतना अंदाजा है कि अगर मुझे नजर आ गया
तो ये बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को जो इस झड़प में इंडिया को सपोर्ट कर रही थीं, वो अपनी 2000 से ज्यादा सैटेलाइट्स में से किसी भी एक सैटेलाइट से वो देख सकती थीं, जो कि मैंने देखा। मतलब न्यूक्लियर जंग रीसेंट हिस्ट्री में कभी इतने करीब आकर खत्म नहीं हुई। ये वो वक्त था जब इंडिया को पीछे हटना पड़ा। देखें, पाकिस्तान ने ओपनली पूरी दुनिया को इंडिया, इजराइल और ईरान का प्लान बताया। जनरल इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि कितने बजे कहां अटैक करना है और इसकी क्या स्पेसिफिक डिटेल्स हैं ये भी बताई। जब इंडिया ये प्लान कर रहा था तो पाकिस्तान से पहला फोन मोदी को किया गया, जो मोदी ने आंसर नहीं किया। करेंगे भी क्यों? ये तो ऐसा ही है कि जब एक जेब कतरा किसी की जेब काट रहा हो तो उस दौरान उस जेब कतरे को वो जिसकी जेब काट रहा है उसी का फोन आ जाए। मोदी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पाकिस्तान का फोन भी रिसीव करे। फिर पाकिस्तान ने इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल को फोन किया। अजीत डोवल को उन्हीं का प्लान, उन्हीं के टारगेट्स और उन्हीं के लॉन्च टाइम्स बता दिए और ये भी बता दिया कि अगर आप 6 मिसाइल फायर करेंगे तो हम 18 फायर करेंगे, अगर आप 18 फायर करेंगे तो हम 27 फायर करेंगे। क्या इंडिया, इजराइल और ईरान ने इस प्लान को डिनाई किया? नहीं किया। पाकिस्तान ने ना सिर्फ इंडिया बल्कि इजराइल पर भी मिसाइल दागने की धमकी दी। इस बात का सबूत यह है कि पाकिस्तान की धमकी के एक दिन के अंदर इजराइल ने अमेरिका से थार्ड मंगवा लिया। थार्ड एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो इजराइल ने इसलिए मंगवाया ताकि वो पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में तबाह कर सके। थार्ड अमेरिका का सबसे महंगा और एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसमें से एक लिमिटेशन है इजराइल की तरफ आने वाले मिसाइल की स्पीड। थार्ड ज्यादा से ज्यादा मार्क 14 की स्पीड से आते हुए मिसाइल को निशाना बना सकता है और हवा में तबाह करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के पास बहुत से ऐसे मिसाइल हैं जो थार्ड के सामने नाकारा हो जाते हैं, लेकिन 27 फरवरी को जो मैंने अनयूजुअल मूवमेंट्स देखी उसमें जो चीज मुझे नजर आई वो इस थार्ड को नकारा बना सकती थी। वो है पाकिस्तान का शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल। इस मिसाइल की स्पीड मार्क 14 से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है यह बताना जरूरी नहीं। इंडिया और इजराइल बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये कितनी ज्यादा है। थार्ड ना सिर्फ पाकिस्तानी मिसाइल टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं कर सकता, बल्कि बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिनको थार्ड से कोई मसला नहीं। ये एक स्टैब्लिश फैक्ट है। थार्ड बहुत ही बेसिक और क्रूड बैलिस्टिक मिसाइल को तो निशाना बना सकता है, लेकिन पाकिस्तानी मिसाइल नॉर्मल बैलिस्टिक पाथ फॉलो नहीं करते जो थार्ड प्रिडिक्ट कर सके। इससे ज्यादा इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं। यही वजह है कि अब यूएसए पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अमेरिका की सालमियत का खतरा डिक्लेयर कर रहा है। उसको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान जिन बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजुर्बा करता है वो बस उतनी रेंज के होते हैं जो इंडिया से आगे नहीं जाते, लेकिन टेक्निकली यूएसए अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान इससे ज्यादा दूर मार करने वाले मिसाइल बना सकता है, और मेरी नजर में शायद ऑलरेडी बना भी चुका है। आईसीबीएम पाकिस्तान ने कभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया कि उसके पास है, क्योंकि आईसीबीएम का तजुर्बा करने का मतलब है कि अपने ऊपर बेहिसाब सैंक्शंस लगवा लेना। यूएसए का यह कहना कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम यूएसए के लिए खतरा है, ये इसका सीधा सा मतलब है कि पाकिस्तान इजराइल को तबाह करने की पूरी सलाहियत रखता है, और अब से यूएसए पाकिस्तान को डिप्लोमेसी के थ्रू डी न्यूक्लियराइज करने की कोशिश करेगा। यह मेरी प्रेडिक्शन है। इंडियन मिलिट्री दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री है और अपना एक जहाज और एक हेलीकॉप्टर खोने पर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती कि पाकिस्तान से एटमी जंग कर बैठे। ये ना पाकिस्तान के मुफाद में है और ना किसी भी तरह इंडिया के मुफाद में। जैसा कि हम ये बात स्टैब्लिश कर चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक करने वाला था, तो फिर इस बात का क्या मतलब है? इस बात का सिर्फ एक लॉजिकल मतलब है कि 27 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया में बॉम्बिंग की और उसमें इंडिया को शदीद नुकसान हुआ, और उसके रद्द-ए-अमल में इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक का फैसला किया। इस वीडियो के पहले हिस्से में हमने आपको पाकिस्तान इंडिया की झड़प के हार्ड फैक्ट्स बताए, फिर उन वेल स्टैब्लिश वेरीफाइबल फैक्ट्स की मदद से डिडक्शन की और एक छोटा सा एनालिसिस आपके सामने पेश किया, और अब हम अपनी कुछ अजम्पशंस आपसे शेयर करेंगे। ये तमाम मेरी अपनी राय हैं और आपको पूरा हक है कि आप मेरे से इत्तेफाक ना करें। पार्ट 3
इंडिया ने जो पाकिस्तान में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की वो उसने अकेले प्लान नहीं की और ना ही अकेले एग्जीक्यूट की, बल्कि इस एडवेंचर में इंडिया को फुल सपोर्ट हासिल थी वॉशिंगटन की। मेरे इस अजम्पशन को तकवीयत मिलती है विल्सन सेंटर के माइकल क्लूगनमैन के दिए गए बयान में, जो उन्होंने मोईद पीरजादा को इंटरव्यू देते हुए किया। विल्सन सेंटर एक 50 साल पुरानी रिसर्च फर्म है अमेरिका की, और माइकल क्लूगनमैन इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक्सपर्ट हैं इस रिसर्च फर्म में। माइकल क्लूगनमैन ना सिर्फ विल्सन सेंटर के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं फॉर साउथ एशिया, बल्कि वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के लिए भी काम कर चुके हैं। उनके मुताबिक ना सिर्फ अमेरिका को पहले से इंडियन अटैक का पता था, बल्कि वो इसे सपोर्ट भी कर रहे थे। माइकल क्लूगनमैन ने यह भी इंकशाफ किया कि वॉशिंगटन ने इंडिया को तसल्ली दी थी कि इंडियन अटैक का पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया में कार्रवाई की तो इस बात का शौक ना सिर्फ इंडिया को लगा, बल्कि वॉशिंगटन में भी लोग इससे हैरान हो गए। इस पूरे महाज में इंडिया को तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके की खुली हिमायत हासिल थी, लेकिन पाकिस्तान इस महाज में अकेला खड़ा था। पाकिस्तान के सो कॉल्ड आयरन ब्रदर चीन ने भी इस महाज में पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, बल्कि जब बात न्यूक्लियर वॉर की आ पहुंची तो ये तमाम मुल्क बीच बचाव करने डिप्लोमेटिक मैदान में उतरे। अगर इस महाज में किसी मुल्क ने ओपनली पाकिस्तान की हिमायत की तो वो था टर्की। वही टर्की जो पाकिस्तान एयरफोर्स का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वही टर्की जिसकी वजह से आज रशिया भी पाकिस्तान की हिमायत कर रहा है। रशिया की पाकिस्तान की हिमायत करना इस बात का सीधा साधा सबूत है कि इस महाज में इंडिया को अमेरिका की पुष्ट पहनाई हासिल थी। जहां तक सवाल है इस महाज में इजराइल के रोल का, तो फैक्ट यह है कि इस वक्त इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा वेपन एक्सपोर्टर है। अमेरिका, रशिया और चाइना से ज्यादा हथियार इजराइल एक्सपोर्ट करता है और इजराइल से सबसे ज्यादा हथियार इंडिया खरीदता है। इंडिया को हथियार बेचना इजराइल का हक है और इजराइल से हथियार खरीदना इंडिया का हक है, इसमें कोई दो राय नहीं, और पाकिस्तान को इससे कोई मसला भी नहीं। इजरायली टेक्नोलॉजी कितना अच्छा काम करती है यह 26 फरवरी को पूरी दुनिया ने देख लिया। पाकिस्तान को मसला तब पैदा होता है जब इजराइल प्रोएक्टिवली वॉर प्लानिंग में इंडिया का साथ देता है और खासतौर से पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह करने के लिए खुद अपनी एयरफोर्स को राजस्थान में डिप्लॉय करता है। ना इजराइल पाकिस्तान का नेबर है, ना इंडिया का नेबर है, ना उसका ताल्लुक एशिया से है। इजराइल मिडिल ईस्ट में वाक़ है, तो फिर क्यों उसको पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स से इतना बड़ा मसला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सब जानते हैं, लेकिन ओपनली ये बात मीडिया पर डिस्कस नहीं होती। इस जंग का ताल्लुक पुलवामा से नहीं है, इस जंग का ताल्लुक कश्मीर से नहीं है, ये जंग मजहब की है। इस्लाम वर्सेस ज़ोयनिस्ट जूस एंड ज़ोयनिस्ट हिंदूज। इस टॉपिक पर मीडिया पे कोई बात नहीं करना चाहता, ये बहुत लंबा टॉपिक है और इसका ताल्लुक ग़ज़वा हिंद से है। रिसेंटली ग़ज़वा हिंद का जिक्र मुसलमानों की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि रॉ के एक्स चीफ विक्रम सूद ने 29 दिसंबर 2018 को खुद अपने आर्टिकल में लिखा कि अगर अमेरिकन आर्मीज अफगानिस्तान से चली गईं तो पाकिस्तान इंडिया पर ग़ज़वा हिंद कर देगा। विक्रम सूद कोई आम आदमी नहीं है, ये रॉ का फॉर्मर चीफ है। अमेरिका अगर अफगानिस्तान से निकलता है तो उसके लिए अमेरिकन को अफगान तालिबान से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। मतलब अमेरिका जिनको 17 साल से टेररिस्ट बुला रहा है उनको सही मानना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी खबर बनेगी कि इसकी वजह से मुसलमानों पर टेररिस्ट का जो एक लेबल लग गया है उसको शदीद नुकसान पहुंचेगा। ये बात इंडिया के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद और इंडिया की कश्मीर में नाकामी का पूरा मलबा इंडिया पाकिस्तान पे डाल देता है कि कश्मीर की हालत पाकिस्तान की वजह से खराब है। लेकिन अगर अफगान तालिबान को अमेरिका लेजिटिमाइज कर देता है तो फिर इंडिया का ये इस्लामिक टेररिज्म का नैरेटिव इंटरनेशनल फोरम्स पर बिकेगा नहीं, और फिर बात इंडिया पर आएगी कि कश्मीर के हालात पाकिस्तान की वजह से नहीं बल्कि इंडियन जाहिरियत की वजह से खराब हैं, और फिर इंडिया पर इंटरनेशनल प्रेशर आएगा कि वो कश्मीर का मसला हल करे। इससे निमटने के लिए और मुसलमानों पर टेररिस्ट का लेबल कायम रखने के लिए इंडिया ने ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक पाकिस्तान पर की, और इसमें इंडिया को अमेरिका समेत ज्यादातर नेटो कंट्रीज की पुष्पनाही हासिल है। इसके बरक्स
एंटी अमेरिकन एजेंडा का हामी मुल्क जिसमें रशिया और चाइना शामिल हैं वो पाकिस्तान की हिमायत कर रही हैं। वो जंग जो इंडिया और पाकिस्तान की ज़मीन पर अब लड़ी जाएगी, ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की जंग नहीं है, ये दो मुख्तलिफ ब्लॉक्स की जंग है जिसमें नुकसान सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का होना है। ये बात पाकिस्तान भी जानता है और इंडिया भी, इसलिए फुल फ्लैश वॉर के हक में दोनों मुल्क नहीं हैं। लेकिन इंडिया एक लिमिटेड जंग पाकिस्तान से करना चाहता है। पाकिस्तान ने इस बार ना सिर्फ इंडिया को लिमिटेड जंग में बहुत बुरी तरह हराया कि अब इंडिया के पास पाकिस्तान पर किसी भी तरह की लिमिटेड जंग करने का ऑप्शन नहीं है। एयरफोर्स के मामले में पाकिस्तान की कॉम्पिटेंस इंडिया को बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है और अब जब तक इंडिया अपनी पूरी एयरफोर्स को रीवैम्प नहीं कर लेता, एयर कॉम्बैट का इंडिया सोचेंगे भी नहीं। ग्राउंड ट्रूप्स और आर्मर कोर भी इंडिया के अब पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि पाकिस्तान के पास इसका बहुत सस्ता और इफेक्टिव हल है, नसर मिसाइल। जो आखिर में इंडिया पाकिस्तान के साथ अब करना चाहता है वो है नेवल वॉरफेयर, और यही वजह है कि इंडियन सबमरीन्स पाकिस्तानी हुदूद के इतने करीब आ गई। इंडियन एयरफोर्स को तो चलें खुशफहमी थी कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स से बेहतर है, लेकिन इंडियन नेवी को ये खुशफहमी भी नहीं है। They know how lethal Pakistani Navy is. They know it firsthand and they know it by very recent examples. ये कौन से एग्जाम्पल्स हैं ये इंडियन नेवी को पता है। ये प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन है जो आम लोगों के लिए नहीं है। ऐसे तो नहीं पाकिस्तान नेवी के ओरायंस और एवैक्स इंडिया ने तबाह करने की कोशिश की। ये कोशिश इंडिया ने सिर्फ इसलिए की क्योंकि इंडियन आर्मी तब भी और आज भी एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है। काश के मैं आपको बता सकता कि इंडिया क्यों स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है। मतलब एयर, ग्राउंड और ओशन तीनों जगह इंडिया पाकिस्तान से कन्वेंशनल वॉर में हार चुका है। इंडिया की लिमिटेड वॉर की स्ट्रेटजी बहुत कमजोर है। देखें, लिमिटेड वॉर की शुरुआत तो इंडिया करता है, लेकिन उस लिमिटेड वॉर को कितना एस्केलेट करना है यह पाकिस्तान के रिस्पॉन्स पर डिपेंडेंट है। इंडिया ने 26 फरवरी को लिमिटेड वॉर का आगाज किया और हमले के फौरन बाद पीस की बात की और बार बार कहा कि यह नॉन मिलिट्री ऑपरेशन था। लेकिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जो दबाव दिया वो बहुत ज्यादा एस्केलेटेड था, यानी इंडिया को भरपूर तरीके से नुकसान पहुंचाया। यह पाकिस्तान ने गुस्से में नहीं किया, बल्कि यह पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है कि इंडिया के छोटे से अटैक को इतना ज्यादा एस्केलेट कर दो कि नौबत फौरन न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच जाए, और न्यूक्लियर वॉर दोनों कभी करेंगे नहीं। इसलिए मैं बार बार इस वीडियो में कह रहा हूं कि 27 फरवरी को पाकिस्तान ने इंडिया में कहां बॉम्बिंग की और उसका इंडिया को क्या नुकसान हुआ, इसकी कोई खबर इंडियन मीडिया पे क्यों नहीं आती। पाकिस्तान ने जब इंडिया पर बॉम्बिंग की तो बहुत सी लीक्ड फोन कॉल्स इंटरनेट पर लोगों ने शेयर की जिसमें पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और इंडिया की बॉम्बिंग में कितना नुकसान हुआ ये बात भी कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने ये फोन कॉल सुनी तो जो पहली चीज मेरे जहन में आई वो थी कि ये फोन कॉल्स हरगिज असली नहीं हो सकती, और आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स की कॉल अगर यूं लीक हो जाए तो ये एक पनिशेबल क्राइम है। मुझे यकीन है कि ये सारी कॉल्स आम लोगों ने खुद बनाई हैं, या फिर ईदर ISI ने या फिर रॉ ने प्रमोट की हैं, और इन फोन कॉल्स में कोई सदाकत नहीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी राय बदल गई। पाकिस्तानी 2 पायलट्स हैं जिन्होंने 2 इंडियन जेट्स गिराए, हसन सिद्दीकी और नुमान अली खान। जितनी भी फोन कॉल्स लीक की गईं, उनमें से एक फोन कॉल थी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, जिसमें हाफिज फारूक और हसन सिद्दीकी फोन पे बात कर रहे हैं। मैंने जब यह फोन कॉल पहली बार सुनी तो ऑनेस्टली मुझे लगा कि यह एक फेक कॉल है, लेकिन फिर मुझे हसन सिद्दीकी का एक टीवी इंटरव्यू मिला जिसमें उसकी असली आवाज वीडियो के साथ मौजूद है। जरा एक बार हसन सिद्दीकी की असल आवाज सुनते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन महमूद सिद्दीकी और स्क्वाड्रन लीडर हैं और ADA का हिस्सा है। 24/7 हम में से चंद लोग मुस्तकिल यहाँ बैठे हैं। अच्छा, हर तरह तैयार, हर वक्त 24/7 365 हर वक्त हम तैयार हैं, हर वक्त रेडी हैं। हमारे एयर डिफेंस कंट्रोलर्स 24/7 हमारी सरहदों की निगरानी करने के लिए मौजूद हैं। स्वीडार्स की इसको देखते रहते हैं। जैसे ही कोई दुश्मन हमारी सरजमीन पे आने का सोचता ही है, हमें उसका इरादा ही समझ आता है। वी आर गिवन अ कॉल और हम 6 मिनट्स के। अब जरा उस लीक फोन कॉल में हसन सिद्दीकी की आवाज सुनते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हाफिज फारूक बात कर रहा हूँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। खैर, क्या हाल है? मैंने आपको मुबारकबाद देनी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, इज्जत रह गई है। इज्जत रह गई है। मेरे ख्याल है दोबारा जरूरत नहीं करेंगे जी, क्या ख्याल है? दोबारा टूट रही, मैं क्या दोबारा जरूरत नहीं करने लगे मेरा ख्याल है सर। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही समझ सर। मैं क्या दोबारा जरूरत नहीं करने लगे सर? हम तो चाहते हैं करें, हिम्मत करें, जरूरत नहीं हिम्मत करें। वो क्या कर रहे हैं सर, वो क्या कर रहे हैं वो हमारा सोचने का मसला नहीं है। हमें क्या करना है, बात ये है फील्ड लेवल पे ये है कि हमने उनका क्या करना है, उन्होंने हमारा क्या करना है ये हमें नहीं पता। वो करें, करके दिखाएं। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह सर किया है। बड़ी खुशी हुई, यकीन माने ना। मैं आज मैंने कहा कि हमने तो 20 साल यहाँ लगाए ना, हलाल कर दिए हमारे बच्चों ने। सर अभी जो आ रहा है ना मीडिया पे, वो 30% भी नहीं है। अच्छा, नॉट इवन 30%। ये जो भी ऊपर जहाज मार दिए, ये जहाज मार दिए, वो जो नीचे उनकी डिब्बे में खड़काई है ना जी जी, उनकी जो ट्रूप्स की बजाई है 350 बंदा एक जगह पे। अच्छा जहाज से। हाँ, तो वो शो ही नहीं कर रहे, वो भी नहीं शो कर रहे। वो हमने कहा है कि वो हमने खुले मैदान में मारे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह ताला जो है ना हिफाजत करे सबकी। आप फैसला खुद कर लें कि ये फोन कॉल असली है या फेक। अगर ये फोन कॉल असली है तो जैसा कि मैंने अर्ज किया, ये फोन कॉल उस बात की तस्दीक करती है कि पाकिस्तान ने इंडिया का जितना नुकसान किया है वो खबरों में 30% भी नहीं आया। और खबरों में ये आया कि पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी चीफ के बहुत करीब बम गिराए हैं, जिनकी आवाज इंडियन आर्मी चीफ ने खुद सुनी है। मतलब पाकिस्तान ने इससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ किया है जो इंडिया कभी बताएगा नहीं और पाकिस्तान कभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करेगा। पाकिस्तान हिस्टोरिकली हमेशा अपनी अकम्पलिशमेंट्स को डाउन प्ले करता है। यूं ही डाउन प्ले करते करते पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है। यूं ही डाउन प्ले करते करते पाकिस्तान ने स्टैंड ऑफ वेपन डेवलप किए हैं। यूं ही डाउन प्ले करते करते पाकिस्तान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को इतना एडवांस किया है कि आज पाकिस्तान की एक धमकी पर इजराइल ने फौरन यूएसए से 3rd एंटी मिसाइल सिस्टम मंगवा लिए। ऑफिशियली तो शाहीन 3 इजराइल तक पहुंच ही नहीं सकता, फिर क्यों इजराइल को 3rd की इतनी अर्जेंट जरूरत पड़ गई? मतलब पाकिस्तान जितना डिक्लेयर करता है उससे ज्यादा सलाहियत रखता है। इस बात के बरक्स इंडिया हमेशा अपनी मिलिट्री माइट को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। सर्जिकल स्ट्राइक का भी बिल्कुल मुनफरिद ड्रामा एक बार इंडिया पहले कर चुका है। सेंसिबल इंडियंस के लिए यह सोचने की बात है, बालाकोट बॉम्बिंग में जो इंडिया ने किया ये टेक्निकली एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, और जब इंडिया वाकई पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करता है, फिर भले उसमें कोई नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, पाकिस्तान उसके खिलाफ क्या रिस्पॉन्स करता है वो इंडिया ने हाल ही में देख लिया है। पाकिस्तान ने इंडिया की इस कमजोरी को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लॉइट किया है कि पाकिस्तान जितना चाहे इंडियन मिलिट्री का नुकसान कर दे, इंडिया कभी भी बड़े नुकसान को मीडिया पर नहीं आने देगा। छोटा मोटा कुछ नुकसान होता तो शायद फिर भी खबर इंडियन मीडिया पे कुछ आ जाती, लेकिन पाकिस्तानी बॉम्बिंग्स पर इंडिया की जो खामोशी है वो सिर्फ इस बात का इशारा करती है कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा इंडियन मिलिट्री का नुकसान किया है कि इंडिया कभी उसे मंजर आम पर नहीं आने देगा। यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान यही कहता है कि जंग का खतरा अभी तक टला नहीं है, क्योंकि जब आप किसी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, इतना बड़ा नुकसान कि इंडिया लिटरली अपने घुटनों पर गिरे और सुसाइड करने लगे। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और आप किसी भी न्यूक्लियर स्टेट पर अगर एक मिसाइल अटैक का सोचेंगे भी तो इसका मतलब है सुसाइड करना। काश कि मैं आपको बता पाता कि पाकिस्तान ने इंडिया में क्या गुल खिलाए हैं। यह जंग इंडिया बहुत बुरी तरह हारा है और मुझे इस पूरे महाज में हंसी तब आई जब पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने की पिटीशन दायर की। मतलब एक तरफ पाकिस्तान ने इंडिया का पता नहीं क्या हाल किया, जिसमें ना जाने कितनी जानों का नुकसान हुआ, और वही मुल्क जिसके पायलट कहते हैं कि हमने इंडियन ट्रूप्स की वो बजाई और उनके कितने डिव्स फड़का दिए। डिव्स मतलब डिविजन्स। पता है ना कि इंडियन मिलिट्री के एक डिवीजन में कितने सिपाही होते हैं? अगर एक H2 बॉम्ब एक डिवीजन पर गिर जाए तो सैकड़ों सिपाही हलाक हो जाते हैं। और पाकिस्तान को डर ही इस चीज का है कि इंडिया इतने सिपाहियों की मौत की क्या वजह बताएगा। इसलिए इंटेलिजेंस ये है
कि इंडिया दोबारा इलेक्शन से पहले एक बार फिर अपने सिपाहियों पर फॉल्स फ्लैग हमला करवाएगा और ड्रामा करेगा कि जो सिपाही पाकिस्तानी बॉम्बिंग में मर गए थे उन्हें उस टेररिस्ट अटैक के नतीजे में डेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसलिए यह तूफान से पहले की खामोशी है। देखें, इंडिया का एक मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ नहीं एक ख्वाहिश है। इंडिया वांट्स द प्रिविलेज ऑफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान विदाउट अ न्यूक्लियर ओवरहैंग। जो बात मैंने इंडियन वॉर डॉक्ट्रिन की करी है कि इंडिया पाकिस्तान से लिमिटेड जंग चाहता है। लिमिटेड का मतलब ही है कि जंग की नौबत किसी भी हाल में न्यूक्लियर वॉर तक ना पहुंचे। यह बहुत ही अहमकाना स्ट्रैटेजी है इंडिया की। मतलब जंग भी इंडिया शुरू करे और उसको लिमिटेड भी रखे। यह पॉसिबल नहीं है। यह तो पाकिस्तान के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा कि वॉर लिमिटेड रहेगी या फिर फुल फ्लेज्ड। पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन आपको पता है, हम हमेशा जंग को बहुत तेज इतना बढ़ा दें कि जंग न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच जाए, और 27 फरवरी को यही हुआ। मिसाइल अटैक पाकिस्तान इंडिया पर नहीं करने जा रहा था, बल्कि इंडिया इजराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान के 6 मुकामात पे मिसाइल अटैक करने वाला था। यह सबसे बड़ा सबूत है इंडियन हार का। अमेरिका का एक नैरेटिव है हमेशा से, जब भी इंडिया पाकिस्तान लड़ते हैं तो अमेरिका पाकिस्तान को एक ताना देता है। वो कहता है, पाकिस्तान इज लुकिंग एट अ वॉर इट कांट विन विद अ बॉम्ब इट कांट यूज। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने अमेरिकन नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी। द टेबल्स हैव टर्न्ड माय डियर, नाउ योर बिलवड इंडिया इज लुकिंग एट अ वॉर इट कांट विन विद अ बॉम्ब इट कांट यूज। इंडिया को इस खित्ते की डोमिनेंस चाहिए। इसको हेजमनी कहते हैं। जैसे नॉर्दर्न अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप की हेजमनी यूएसए के पास है, या फिर जैसे ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया पर रशिया डोमिनेट करता है और साउथ ईस्ट एशिया का बदमाश चाइना है, बिल्कुल उसी तरह साउथ एशिया का चौधरी इंडिया बनना चाहता है। और इंडिया की यह ख्वाहिश आज की नहीं है, बल्कि विकीलीक्स में मौजूद CIA की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में 1971 की जंग के बाद जब बांग्लादेश बना, उसमें भी इंडिया का मकसद डिवाइड एंड रूल का था, और इंडिया अमेरिका से साउथ एशियन कंट्रीज पर डोमिनेंस में यूएसए की मदद मांगता रहा है। उस वक्त शायद यह पॉसिबल था, लेकिन अब नहीं। अब इसलिए नहीं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जान है, बल्कि इसलिए कि साउथ एशिया पर 2 मुल्कों की नजर है, रशिया एंड चाइना। तो इंडिया इतने अरसे से अमेरिका को यह कहता रहा कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है और इंडिया जब चाहे जैसे चाहे पाकिस्तान को हैंडल कर सकता है, जबकि पाकिस्तान बराबरी की बात करता रहा। 27 फरवरी को इंडिया यह समझ गया कि पाकिस्तान इतने आराम से हैंडल नहीं होगा और पाकिस्तान से कन्वेंशनल वॉर इंडिया कर नहीं सकता। तो पाकिस्तान को हैंडल करने का बस एक तरीका है, और वो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को खत्म कर दिया जाए। पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करने का ख्वाब सिर्फ इंडिया का ही नहीं, बल्कि ये ख्वाब अमेरिका और इजराइल बहुत अरसे से देख रहे हैं, और 27 फरवरी की रात को ये तीनों यही करना चाहते थे। जिस पर एक मिसाइल के बदले 3 मिसाइल की धमकी नहीं दी गई, बल्कि ओपन टू स्काई पोजीशंस पर टेल्स इरेक्ट कर दिए गए कि दुश्मन की सैटेलाइट्स पे नजर आ जाए कि इंडिया शायद बाद में हमला करेगा, पाकिस्तान उससे पहले लॉन्च करने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया के डिप्लोमेट्स को पता था कि जब तक इंडिया की पिटाई शुरू ना हो जाए तब तक कोई मुल्क इस जंग में बीच बचाव ना कराए। 27 फरवरी की सुबह को जब इंडिया की पिटाई हुई और जब उसी शाम को इंडिया खुदकुशी पर उतर आया, तो पूरी दुनिया इंडिया को बचाने पहुंच आई। दोनों ममालिक की एयर फोर्सेस ने ऐसे ही स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज नहीं किए, बल्कि ये स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल दोनों ने एक दूसरे के न्यूक्लियर एसिड को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करके दिखाया। पाकिस्तान ने H2, H4, RAD-1 और RAD-2 बनाए ही इसलिए हैं, न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए। इसीलिए कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने एक और इंडिजिनस एयर टू सरफेस स्मार्ट ग्लाइड बॉम्ब का तजुर्बा किया। ये H4 से ज्यादा बेहतर स्मार्ट बॉम्ब है और इसकी एग्जैक्ट स्पेक्स को जानबूझकर अनडिस्क्लोज रखा गया। यह तजुर्बा इंडिया को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स जैसे गूगल मैप्स पर से गायब कर दी गई हैं, बिल्कुल वैसे ही असली मैप से भी गायब कर दी जाएंगी अगर इंडिया ने मिसाइल का नाम भी लिया तो। वॉर और टेरर में अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया, जिसमें पाकिस्तानी एयरबेसेस अमेरिका इस्तेमाल करता रहा।
लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब अमेरिका को अपना क्रूज मिसाइल अफगानिस्तान पे फायर करने थे, और वो क्रूज मिसाइल इस तरह फायर होने थे कि वो क्रूज मिसाइल कुछ देर के लिए पाकिस्तान एयर स्पेस में रहने थे। अमेरिका की मिलिट्री माइट पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान उसका मकरूज है, फिर भी पाकिस्तान ने अमेरिका को यूं क्रूज मिसाइल पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल होने की परमिशन नहीं दी। नौबत यहां तक पहुंची कि अमेरिकन जनरल को एज कोलैटरल पाकिस्तान में बिठा दिया गया कि जब ये मिसाइल पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरे तब वो जनरल वहां बैठा हो। ये इतनी सीरियस इंप्लीकेशन होती है एक न्यूक्लियर पावर की हुदूद में मिसाइल आने की। ये अमेरिका भी अच्छी तरह जानता था और उनको अपना एक जनरल पाकिस्तान में बिठाना पड़ गया। पाकिस्तान और यूएसए का कोई मुकाबला नहीं। जितना यूएसए आज अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स पर एक महीने में खर्च कर देता है, उतना पाकिस्तान का पूरा साल का डिफेंस बजट है। फिर भी मिसाइल अटैक का जरा सा खदशा भी बहुत खतरनाक होता है। यही वजह थी कि इमरान खान और DGISPR बार बार बोल रहे थे कि जंग तो आप शुरू करेंगे, लेकिन ये खत्म कहां होगी ये ना आपके हाथ में है और ना हमारे हाथ में। और यही हुआ। पाकिस्तान ने जंग को इतना जल्दी और इतना तेज बढ़ा दिया कि इंडिया मिसाइल अटैक पर मजबूर हो गया। बेसिकली जो इंडिया नहीं करना चाहता था वो ही खुद कर बैठा, और अब इंडिया करेक्टिव मेजर्स लेगा और दोबारा वही लिमिटेड वॉर की कोशिश जारी रखेगा। इसलिए अब से पाकिस्तान और इंडिया की कोल्ड वॉर का आगाज होता है, और मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से ये 5 साल कोल्ड वॉर चलेगी और फिर दोबारा एक जंग पाकिस्तान पे मुसल्लत की जाएगी। ये कोल्ड वॉर तीसरी जंग अजीम से पहले खत्म होगी, और ये जंग अजीम ना इंडिया शुरू करेगा और ना पाकिस्तान। ये इंडिया का एक एलाय शुरू करेगा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से लड़ेंगे। इस जंग में जीतेगा कौन, ये रॉ का फॉर्मर चीफ और हाजिर चीफ को अच्छी तरह पता है। इस इंडो पाक वॉर में रशिया और चाइना का भी बहुत अहम किरदार होगा, उतना ही अहम जितना यूएसए का होगा। कश्मीर का मसला एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और शायद जमीन के एक टुकड़े की वजह से आधी दुनिया फना होगी।